हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी और जियोग्राफी का ये आपका 6 यानी कि 6वां नंबर का लेक्चर है। और इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, भारत की एशिया में क्या स्थिति है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों के बारे में एक एक दो 10 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट हमें समझ में आया वो सभी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे भारत का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो टोटल वहां पे हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक विभाजन इसका 6 प्रकार से हुआ है और उसी में हमारा एक आता है प्रायद्वीपीय पठार। इधर हमारा पश्चिमी घाट यानी कि ये जो है भारत के तटीय प्रदेश इस तरीके से, तो तटीय प्रदेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तटीय प्रदेशों में हमने पश्चिमी घाट के बारे में तथा पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा हुआ था। अभी ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे हमने पिछले क्लास तक नीलगिरी की चोटी थी जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लेते हैं तो हमारा यहाँ तक का भारत का जो इधर का भौतिक विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार में भारत का सबसे प्राचीन भूभाग पूछे तो प्रायद्वीपीय पठार है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड जो है अफ्रीका के यानी कि दक्षिणी अमेरिका की तरफ का भाग था, और जब इसमें विखंडन हुआ, टूटा, तो ये जो है काफी टाइम से तैरते तैरते यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा भारत, और यहीं पर जाके ये टच में इसके आ गया। इधर भूमि थी, जब तक जल था तब तक वो मूव कर रही थी। इस तरीके से आते आते यहाँ पर ये आके इस तरीके से ज्वाइन हो गई भारत से। ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का भाग है और यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ये जो है 5 है, यहाँ से मुख्य रूप से 5 है। इसी के अंदर हम रीवा और पन्ना को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम टोटल 6 मानते हैं कि भारत का जो पठार है वो 6 है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और छोटा नागपुर का पठार तथा मेघालय का पठार। तो यहाँ से हमें मालवा का पठार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मालवा का पठार से प्रश्न बनता है, छोटा नागपुर के पठार से प्रश्न बनता है तथा मेघालय के पठार से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर हम केवल फिलहाल में 3 ही पठार देखेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना 99% बन जाती है। यहाँ से इन तीनों से 99% संभावना बन जाती है एग्जाम में प्रश्न बनने की। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले मालवा का पठार। मालवा का पठार जो इसका विस्तार है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मालवे के पठार का विस्तार है। इस तरीके से हम मैप ड्रॉ करते हैं। तो इधर जो है यहाँ से हमारा गुजरात है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो है मालवा का पठार यहाँ पर अवस्थित है। इस तरीके से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश मालवा का पठार। मालवा के पठार से कुछ नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे चंबल नदी, केन नदी, बेतवा और सिंध नदी का उद्गम चंबल यानी कि मालवा के पठार से ही हुआ है। यहाँ पर ये सिंध नदी है, सिंधु नहीं। सिंध नदी का उद्गम मालवा के पठार से, जबकि सिंधु नदी जो है वो इधर से आते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। आगे है कि मालवा के पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा के निक्षेपों से। जब ज्वालामुखी के लावा के निक्षेपों से किसी का पठार का निर्माण होता है तो जो उसकी चट्टानें होती हैं वो बेसाल्ट की चट्टानें कहलाती हैं। बेसाल्ट की, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे लावा निकलते हैं। लावा जब ये लावा गर्म रहती है तो इसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब यही धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और चट्टानों का रूप धारण करती है तो इसी से निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान का। तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण मालवा का पठार जो है, बेसाल्ट चट्टान जो है मालवा के पठार पे पाया जाता है। और जब ये बेसाल्ट चट्टानें, क्योंकि ये जो है आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो जो ये बेसाल्ट की चट्टानें आगे चलकर, जैसे कि मैग्मा अवस्था में थी, फिर ठंडी हुई तो बेसाल्ट बनी, फिर जब ये बेसाल्ट टूटेंगे, जब ये बेसाल्ट टूटेगा तो कुछ मिट्टी, धूल, इस तरीके का निर्माण होगा।
जो मिट्टी का निर्माण होता है उसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसी में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी में ही। कपास उत्पादन में अग्रणी यानी कि फर्स्ट राज्य है भारत का गुजरात। और बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित चट्टान पूछे तो उसका नाम है शिष्ट। अगर इसका रूपांतरित चट्टान पूछे तो शिष्ट है। और इससे जो है ये जब टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी इसी का नाम है। इतनी चीजें थी मालवा के पठार से हमें। आगे है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है इसका जो विस्तार है छोटा नागपुर के पठार का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार माना जाए तो इसका विस्तार झारखंड में सबसे ज्यादा है। इस तरीके से आप मैप ड्रॉ कीजिए। यहाँ है हमारा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो सबसे ज्यादा छोटा नागपुर का पठार जो है यही झारखंड में पाया जाता है। लेकिन इसका जो विस्तार है इस तरीके से बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक भी फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी तथा स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। और इसी छोटा नागपुर के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो पारसनाथ इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। आगे है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत के रूर कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे कि यहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। खनिजों से संपन्न पठार कौन सा है तो छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूप कौन सा है तो छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी स्वर्ण रेखा का उद्गम कहाँ से हुआ है तो छोटा नागपुर के पठार से। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है तो पारसनाथ। इसका सर्वाधिक विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार अगर झारखंड में फैला हुआ है तो झारखंड से एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे झारखंड में जादूगोड़ा की खान है। अगर आपसे प्रश्न बने कि जादूगोड़ा की खान कहाँ अवस्थित है तो झारखंड में अवस्थित है। किसके लिए फेमस है तो यूरेनियम के लिए फेमस है। विश्व में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन कौन से हैं तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कनाडा करता है, फिर उज्बेकिस्तान करता है तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अभ्रक उत्पादन में भारत जो अभ्रक उत्पादन है वो कोडरमा की घाटी से होता है। कोडरमा की घाटी भी हमारे झारखंड में स्थित है। यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से कितनी प्रश्न बनेंगी। भारत का रूर किसे कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। खनिजों से संपन्न पठार छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से। वहीं सबसे ऊंची चोटी इसकी पारसनाथ और इसका विस्तार मैक्सिमम झारखंड में है। और ज्यादा जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तथा विश्व में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश पूछे तो कनाडा। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा। और यह यूरेनियम उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी देश है पूरे विश्व में। अभ्रक उत्पादन के लिए कोडरमा घाटी प्रसिद्ध है। और कोडरमा घाटी कहाँ पे स्थित है तो झारखंड में। इतनी चीजें हमारे छोटा नागपुर के पठार से पूछी जाती है। तो छोटा नागपुर का पठार पठारों की दृष्टि से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से इतनी चीजें देखनी थी। अभी है तीसरा हमारा मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। इसका जो है विस्तार कहाँ तक है, जो मेघालय का पठार पूरा का पूरा पूर्वोत्तर, इसका विस्तार पूर्वोत्तर भारत तक है। और ये जो है मेघालय का पठार इसी जो है इधर हमने कहा था ना कि इतना हमें पढ़ना है। जैसे ये जो हमने पढ़ा है इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ से टूटते टूटते, क्योंकि यहाँ भी जल था, इसी का भाग जाकर यहाँ पर भी यानी कि पूर्वोत्तर भारत में भी जाकर टच में हो गया है। तो यहाँ पे जो पठार पाई जाती है ये भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो मेघालय का पठार किसका भाग है तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है मेघालय का पठार। आगे है मेघालय के पठार में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसका नाम है गारो पहाड़ी। मेघालय के पठार का हिस्सा है खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। इसी खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि मासिनराम मेघालय में स्थित है। और ये जो है खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे प्रश्न बने कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो मासिनराम किस पहाड़ी का हिस्सा है तो खासी पहाड़ी का हिस्सा है। खासी पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है तो ऑप्शन में अगर मेघालय का पठार नहीं है तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
ये आपका जवाब होना चाहिए। आगे है, इसी पहाड़ी पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति और खासी और जयंतिया जनजाति जो है इसी मेघालय के पठार पे ही पाई जाती है। आगे है कि इसकी जो मेघालय का पठार है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी शिलांग है। और अगर आपसे प्रश्न बने कि रेगमा की पहाड़ी या फिर मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये पहाड़ी तो है असम राज्य में स्थित, परंतु अगर पूछे कि किस पठार का भाग है तो मेघालय के पठार का ही भाग है। मेघालय में ही स्थित है एक नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र है, नोकरेक ये भी आपके मेघालय में ही स्थित है। इतनी जानकारी हमें मेघालय के पठार से पढ़नी थी। वर्षा मापने की यंत्र को रेन गेज कहते हैं और मासिनराम में लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इतनी जानकारी हमारी थी या फिर प्रायद्वीपीय पठार में। मालवा का पठार यहाँ है, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वहीं जो है मालवा के पठार से जो है चंबल, केन, बेतवा, सिंध का उद्गम होता है। चट्टाने है बेसाल्ट चट्टाने। बेसाल्ट चट्टाने जो है वो आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और अग्नेय बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी भी जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है काली मिट्टी। कपास उत्पादन में फर्स्ट राज्य है गुजरात और बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित चट्टान पूछे तो श्रेष्ठ। इतनी हमें मालवा के पठार में पढ़नी थी। फिर छोटा नागपुर के पठार में उतनी जानकारी हमें लेनी थी। फिर है मेघालय के पठार। यहाँ से अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म है 90% मेरी वो है चैलेंज है कि अगर आपसे पठार से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी ये बुंदेलखंड, बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार ये जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट थी आपका आज यहाँ से पठारों के बारे में। पठार भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि हमें भारत के प्राकृतिक विभाजन में टोटल 6 पार्ट पढ़ने हैं। तो 6 पार्ट में हमें द्वीपीय प्रदेश पढ़ लिया है और उसके बाद हमने जो आपका तटीय प्रदेश है तटीय प्रदेश भी पढ़ लिया है। द्वीपीय प्रदेश, तटीय प्रदेश हो गया है। आज हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी हो गया है। इस तरीके से 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो उत्तर के पर्वत है। उत्तर के पर्वत में नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा भारत के उत्तर के पर्वत। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।